तो चलिए सीधे आज के इस एक्सप्लेनर में डाइव करते हैं। बात हो रही है दिल्ली सल्तनत की। मतलब ये कोई साधारण इतिहास का पन्ना नहीं है, ये एक ऐसा एपिक पॉलिटिकल थ्रिलर है जिसमें ताजों की लड़ाइयां हैं, बेहद वफादार गुलाम हैं और वो सब कुछ है जिसने भारत के इतिहास की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। आज हम ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर दिल्ली सल्तनत के उन शुरुआती और सबसे खूनी अध्यायों को डिकोड करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर एक गुलाम दिल्ली का सुल्तान कैसे बन सकता है। खैर, इसके लिए हमें चलना होगा सन 1206 में। हुआ ये कि पंजाब के जंगलों में खोखर जनजाति के लोगों ने शक्तिशाली शासक मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी। अब गोरी तो चला गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम, सत्ता का शून्य। कोई स्पष्ट वारिस नहीं था और दांव पर था एक विशाल साम्राज्य। यहीं से शुरू होता है वो ड्रामा जहां तख्त का फैसला जन्म से नहीं बल्कि तलवार और वफादारी से होना था। तो इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नज़र इस रोड मैप पर डालते हैं। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत का जन्म, फिर हम देखेंगे मामलूक शासकों को, उसके बाद रक्त, लौह और एक रानी की कहानी, फिर आएगा खिलजी वंश का उदय, उनकी सेना और बाजार की नीतियां, और आखिर में संस्कृति और खिलजियों का अचानक पतन। सच मानिए, एक सदी का ये इतिहास किसी एक्शन फिल्म से कम नहीं है। देखिए, सल्तनत के इन पांचों वंशों को याद रखना अक्सर थोड़ा ट्रिकी लगता है ना, लेकिन इसके लिए एक बहुत ही कमाल की मेमोरी ट्रिक है। बस ये याद रखिए, 17 साल। जी हाँ, सा से सुल्तान या कह लीजिए गुलाम वंश, खा से खलजी, त से तुगलक, सा से सैयद और ल से लोदी। ये छोटी सी ट्रिक दिमाग में बिठा लीजिए, फिर दिल्ली सल्तनत की पूरी टाइमलाइन कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का जन्म, हत्यारे और सेनापति। गोरी की मौत के तुरंत बाद क्या हुआ? उसके 3 सबसे खास गुलामों ने पूरे साम्राज्य को आपस में बांट लिया। यल्दूज ने गजनी ले लिया, कबाचा ने मुल्तान और कुतुबुद्दीन ऐबक बन गया लाहौर का शासक। लेकिन इसी बीच एक और किरदार उभरता है, बख्तियार खिलजी। ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि इस इंसान ने नालंदा और विक्रमशिला जैसे महान विश्वविद्यालयों को पूरी तरह नष्ट कर दिया और बंगाल पर कब्जा जमा लिया। पर जैसा कि कहते हैं ना, सत्ता का खेल बड़ा क्रूर होता है। तिब्बत जाते वक्त बागमती नदी के किनारे खुद उसके अपने ही सेनापति अली मर्दान खान ने उसकी हत्या कर दी। दी एंड। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, मामलूक शासक, उदार गुलाम और चतुर कूटनीतिज्ञ। यह बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की, जिन्हें अक्सर लाख बख्श कहा जाता था, मतलब लाखों का दान देने वाला। ऐबक सिर्फ एक शासक नहीं बल्कि एक विजनरी बिल्डर भी था। दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा उसी ने बनवाया। और हाँ, वो जो 73 मीटर ऊंची 5 मंजिला कुतुब मीनार है ना, उसकी नींव भी ऐबक ने ही रखी थी। कॉर्बल आज तकनीक का क्या शानदार नमूना है वो। पर किस्मत देखिए, चौगान यानी पोलो खेलते वक्त घोड़े से गिरकर इस महान शासक की अचानक मौत हो गई। ऐबक के बाद गद्दी मिली उसके दामाद इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश लिटरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव जीनियस था। इसने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की। इसमें होता यह था कि मिलिट्री कमांडर्स को नकद सैलरी देने के बजाय जमीन दे दी जाती थी। इसके अलावा इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट किया और 2 नए सिक्के चलाए, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। और अपनी पावर को एकदम सॉलिड करने के लिए उसने क्या किया, चालीसा नाम का एक ग्रुप बनाया जिसमें 40 बेहद वफादार तुर्की गुलाम शामिल थे। अब इल्तुतमिश का दिमाग कितना तेज था, इसका एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण देखिए। साल 1221 की बात है। खौफनाक मंगोल नेता चंगेज खान ख्वारिज्म शाह का पीछा करते हुए बिल्कुल सिंधु नदी तक आ पहुंचा था। शाह ने इल्तुतमिश से पनाह मांगी, लेकिन इल्तुतमिश जानता था कि चंगेज खान से दुश्मनी मोल लेना मतलब दिल्ली की बर्बादी। तो उसने बड़ी ही चतुराई से शाह को यह कहकर मना कर दिया कि माफ करना, पर यहां की जलवायु आपके लिए ठीक नहीं है। मतलब क्या बात है, बिना एक भी तीर चलाए इस एक लाइन ने दिल्ली को चंगेज खान के कहर से बचा लिया। अब कहानी थोड़ा डार्क मोड़ लेती है। भाग 3, रक्त, लौह और एक रानी, रजिया और बलबन। इल्तुतमिश का साफ मानना था कि उसकी बेटी रजिया उसके किसी भी बेटे से लाख गुना बेहतर और योग्य है, और इसी भरोसे के चलते रजिया बनी दिल्ली की पहली और इकलौती महिला सुल्तान। लेकिन उस दौर के अमीर और दरबारी वो एक महिला के अंडर काम करना बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। भयंकर राजनीति हुई, उनके करीबी सहयोगी याकूत की हत्या कर दी गई और कई संघर्षों के बाद आखिरकार 1240 में खोखर जनजाति के हाथों रजिया और उनके पति अल्तुनिया की जान चली गई।
एक बेहद काबिल रानी का बहुत ही ट्रैजिक एंड। रज़िया के बाद कई कमज़ोर शासक आए और फिर एंट्री होती है गियासुद्दीन बलबन की। बलबन खौफ का दूसरा नाम। गद्दी पर बैठते ही उसने सबसे पहले इल्तुतमिश के बनाए उस चालीसा गुट को जड़ से ख़त्म कर दिया। खुद को टाइटल दिया ज़िल-ए-इलाही, यानी अल्लाह की परछाई। दरबार में सिजदा और पैबोस जैसी प्रथाएं शुरू करवा दी। मतलब सुल्तान के सामने झुकना और उसके पांव चूमना अब अनिवार्य था। उसकी लौह और रक्त यानी ब्लड एंड आयरन की नीति इतनी खतरनाक थी कि जब बंगाल में तुगरिल बेग ने बगावत की तो बलबन ने उसे इतनी बेरहमी से मरवाया कि लोगों की रूह कांप गई। और यहां से शुरू होता है एक नया चैप्टर। भाग 4, खिलजी वंश का उदय, एक तूफान करीब है। साल 1290 जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली के तख्त पे बैठता है। स्रोत बताते हैं कि जलालुद्दीन इल्बरी तुर्क नहीं था और नेचर से बहुत ही दयालु इंसान था। उसने ऊंचे पदों पर गैर तुर्कों को भी मौका दिया, लेकिन 13वीं सदी की राजनीति में दयालु होना इसे अक्सर कमजोरी माना जाता था और इसी रहमदिली का फायदा उठाया खुद उसके अपने भतीजे ने, जिसका नाम था अली गुरशास्प। उसने अपने चाचा की हत्या कर दी और सत्ता हथिया ली और यही अली गुरशास्प इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी के नाम से मशहूर हुआ। अलाउद्दीन बिल्कुल एक तूफान की तरह था। उसने एक के बाद एक कई मिलिट्री कैंपेन्स चलाए। 1298 में गुजरात जीता, फिर रणथंभौर, जहां हमें ऐतिहासिक स्रोतों में पहली बार जौहर का जिक्र मिलता है। उसके बाद मेवाड़, मालवा। लेकिन सबसे माइंड ब्लोइंग थे उसके दक्कन यानी दक्षिण के अभियान। इन अभियानों को लीड कर रहा था उसका खास सेनापति मलिक काफूर, जिसे गुजरात के बाजार से 1000 दिनार में खरीदा गया था। इसीलिए उसे 1000 दिनारी भी कहते थे। काफूर ने दक्षिण के 4 प्रमुख राज्यों को घुटनों पर ला दिया और अलाउद्दीन बन गया सिकंदर-ए-सानी यानी दूसरा सिकंदर। अब इस स्लाइड पर जो जानकारी है वो बहुत दिलचस्प है। भाग 5, अलाउद्दीन की सेना और बाजार, नियंत्रण और विजय। इतनी बड़ी सेना को कंट्रोल करना कोई मजाक नहीं था। भ्रष्टाचार रोकने के लिए अलाउद्दीन ने 2 बहुत ही इनोवेटिव सिस्टम लागू किए। पहला था डाक। इसमें घोड़ों पर मोहर लगाई जाती थी ताकि इंस्पेक्शन के टाइम कोई खराब घोड़ा ना दिखा सके। और दूसरा था चेहरा, मतलब हर एक सैनिक का फिजिकल डिस्क्रिप्शन, उसका पूरा हुलिया रजिस्टर में नोट किया जाता था। इन दोनों रिफॉर्म्स ने और सैनिकों को कैश में सैलरी देने की शुरुआत ने सल्तनत की आर्मी को एकदम प्रोफेशनल और लॉयल बना दिया। अब अगर सैनिकों को नकद वेतन दिया जा रहा है तो महंगाई भी कंट्रोल करनी पड़ेगी, राइट? इसके लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में 3 अलग-अलग बाजार बनाए। एक अनाज के लिए, दूसरा कपड़ों के लिए और तीसरा घोड़ों, गुलामों और मवेशियों के लिए। इन बाजारों में हर चीज की कीमत एकदम फिक्स थी और इस सिस्टम को चलाने के लिए शाहना नाम के अधिकारी नियुक्त किए गए। कोई भी नियमों में गड़बड़ी ना करे, इसके लिए मुनिया और बरिद नाम के सीक्रेट स्पाइज यानी गुप्तचर पूरे बाजार में हमेशा घूमते रहते थे। जाहिर है, इतने बड़े साम्राज्य और विशाल सेना का खर्च उठाने के लिए बेशुमार पैसे की जरूरत थी और ये पैसा आता था भारी भरकम टैक्स से। जजिया, ज़कात, घर पर लगने वाला घरी टैक्स, जानवरों को चराने पर चराई टैक्स, लिस्ट बहुत लंबी थी। लेकिन सबसे भारी था खराज। ये सीधा किसानों की कुल उपज का 50% होता था। आधा हिस्सा सीधा सुल्तान के पास। इसके लिए जमीन की पैमाइश बहुत ही एक्यूरेट तरीके से बीघा और बिस्वा में की जाती थी। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी हिस्से की तरफ। भाग 6, संस्कृति और खिलजी पतन, अराजकता के बीच कला। इन सब सख्तियों के बीच अलाउद्दीन के दौर में कला और संस्कृति का भी खूब विकास हुआ। उसने दिल्ली में सिरी नाम का नया शहर बसाया और लाल बलुआ पत्थर से कुतुब मीनार के पास वो खूबसूरत अलाई दरवाजा बनवाया। इसी दरबार की शान थे महान सूफी कवि अमीर खुसरो, जिन्हें तूतीए हिंद या भारत का तोता कहा जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि कव्वाली, तबला और सितार का आविष्कार भी खुसरो ने ही किया था। उनकी लिखी किताब खज़ाइनुल फुतूह उस वक्त के इतिहास को समझने के लिए आज भी एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। लेकिन 1316 में अलाउद्दीन की मौत हुई और पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। बस 4 साल, सिर्फ 4 सालों के अंदर गजब का खून खराबा हुआ। पहले मलिक काफूर ने सत्ता हथियाई, फिर अलाउद्दीन के बेटे मुबारक ने काफूर को रास्ते से हटा दिया और फाइनली 1320 में खुसरो खान ने मुबारक की हत्या कर दी। लगातार हुए इन हत्याओं के दौर ने इतने शक्तिशाली खिलजी वंश का हमेशा के लिए नामो निशान मिटा दिया। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का क्रक्स क्या है? ये टेबल देखिए। इन 5 रूलर्स ने मिलकर दिल्ली सल्तनत का वो बेस तैयार किया जिस पर सदियों तक भारत की राजनीति टिकी रही।
ऐबक का आर्किटेक्चर, इल्तुतमिश का स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेशन, रज़िया की वो बेमिसाल हिम्मत, बलबन का खौफनाक डिसिप्लिन और अलाउद्दीन के मिलिट्री और मार्केट रिफॉर्म्स, इन सब ने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। तो 1206 से लेकर 1320 तक का ये सफ़र हमने इन स्लाइड्स के जरिए डिकोड किया। इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। खिलजियों के इस खूनी अंत के बाद दिल्ली के सिंहासन पर जो सन्नाटा छाया है, उससे कौन तोड़ेगा? राख से उठकर कौन सा नया वंश दिल्ली पर राज करने आएगा? तुगलकों के उदय की उस शानदार कहानी के लिए तैयार रहिए। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।